प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है बच्चों अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीनें दूरदर्शी पार्ट 2, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पुरातन काल में ही मानव ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की कौतूहल देखने की शुरुआत की, लेकिन वे अपनी निगाहों से, अपनी आँखों से बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्होंने कल्पना की, अवकल्पना की। और हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले उन्होंने चश्मे की खोज किया, उससे चीज़ें बड़ी दिखाई दी। फिर उन्होंने कई दर्पणों को जोड़ करके दूरबीनें बनाने का विचार गैलीलियो के मन में आया और उसमें वो सफल भी रहे। प्रकाश के विविध रूपों की जानकारी हम लोगों ने पहले वीडियो में लिखा। दृश्य प्रकाश की तरंगे, किसको हम देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते हैं। जो टेलीस्कोप के प्रकार थे, दृश्य प्रकाश दूरबीनें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, न्यूटन पद्धति की दूरबीन, कैशे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन, इनकी रचना कैसी हुई, इन लोगों ने किया था, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। हमने ये भी बताया था कि अपने भारत देश में, जहाँ भारत की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन नैनीताल के आर्यभट्ट में प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थित है और एशिया में दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है। तो बच्चों, इस पाठ में क्या क्या है, इस वीडियो में हम आज क्या क्या सीखेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। ये देखिए, अंतरिक्ष अवलोकन दूरदर्शन प्रकाश के रूप में, फॉर्म्स ऑफ लाइट के रूप में सीख चुके हैं। दूरबीन और दूरबीन के प्रकार के भी बारे में हम लोगों ने सीखा है। आज हम अंतरिक्ष की दूरबीन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अंतरिक्ष की दूरबीन के बारे में। अंतरिक्ष की दूरबीन। अब बच्चों, जो रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो दूरबीन क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। रेडियो दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप, जैसा हमने बताया कि हमारे आकाश में अनेक खगोलीय पिंड हैं बच्चों। जो अनेक खगोलीय पिंड है, इनसे भी क्या होता है, दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त रेडियो किरणें इससे उत्सर्जित होती रहती है। लेकिन इन तरंगों को हमारी जो आंख है ना, वो देख नहीं सकती है। इसलिए इन तरंगों को कैसे देखना है, किस प्रकार से देखना है, किसकी सहायता से देखना है, तो हम दिमाग में बात आई कि दूरबीन की सहायता से इसको देखना है। इसलिए इन्हें हम रेडियो दूरबीन या रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। रेडियो दूरबीन जो होता है, वो एक विशेष आकार की डिश से या ऐसी अनेक डिश के समूहों से बनी होती है। दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इस डिश के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगें क्या होती है, परावर्तित होती हैं और उस डिश के नाभि केंद्री के पास अभिसरित होती हैं और वहां उन तरंगों को ग्रहण कर सकने वाला एक यंत्र, एक रिसीवर होता है बच्चों, और यंत्र द्वारा एक ग्रहण की गई जानकारी कंप्यूटर को दी जाती है और कंप्यूटर इस जानकारी का विश्लेषण करके रेडियो तरंगों के स्रोत के स्वरूप का चित्र निर्मित करता है। इसका एक साधारण सा उदाहरण बच्चों, आपके घर में डिश लगा है, एंटीना या केबल वायर लगा है,
अगर केबल वायर आप निकाल दो या केबल कनेक्शन कटवा दो तो क्या आपकी टीवी में कुछ दिखाई देगा? चाहे जितनी महंगी टीवी आप अपने घर में रख लो, कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। तो इसी रेडियो दूरबीन जो हमारे घर का डिश है ना, वो भी कार्य करता है। ये कैसे कैसे होते डिश? ये देखिए, इस प्रकार के डिश का रूप होता है। ये देखिए, ये डिश है। बड़े बड़े डिश, अनेकों डिश एक साथ लगे रहते हैं और कार्य करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में अपने पुणे के पास में नारायण गांव में GMRT माने जियान मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप नामक महाकाय रेडियो दूरबीन स्थापित की गई है। तो होता क्या है, जो अपने आकाश में ग्रह है, तारे हैं, उनसे आने वाली मीटर में तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करके खगोलीय जो वस्तु का अध्ययन करने के लिए ये दूरबीन स्थापित की गई है। यह दूरबीन 30 पैराबोला आकार की दूरबीनों का समूह है। इसकी प्रत्येक दूरबीन का व्यास जो होता है वो 45 मीटर है। इस दूरबीन को महाकाय दूरबीन कहते हैं बच्चों। इसका कारण यह है, इसमें स्थित 30 दूरबीनों की जो रचना जो होता है 25 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में की गई है। यह रचना ऐसी प्रतीत होती है कि 25 किलोमीटर व्यास की एक ही दूरबीन हो, अर्थात 25 किलोमीटर व्यास वाली दूरबीन द्वारा जो जानकारी मिलती है वही जानकारी 30 दूरबीनों के समूह द्वारा भी मिलती है, जो GMRT के भारतीय वैज्ञानिक और टेक्नीशियन द्वारा कम से कम खर्च में निर्मित विश्व स्तर की अनुसंधान सुविधा है। इस दूरबीन द्वारा सूर्यमाला, सौर हवाएं, स्पंदक, महाविस्फोटक और तारों के मध्य स्थित हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन किया जाता है। इस दूरबीन का उपयोग करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक भारत में आते हैं बच्चों। ये डिश कैसे काम करता है बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। ये डिश जो देखिए, ये डिश यहाँ पर है। यहाँ से रेडियो तरंगे देखिए यहाँ से आती हैं, यहाँ से अंतरिक्ष में से आती हैं, ये डिश पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? डिश पर। ये रेडियो तरंगे हैं, इसको रेडियो टेलीस्कोप बोलते हैं। रेडियो तरंगे आती हैं, इस डिश पर पड़ती हैं और डिश पर पड़ने के बाद इसका कनेक्शन जो डिश का होता है, देखिए यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर ये डिश का जो एक ग्राहक है, ये ग्राहक उसको क्या करता है, इस कनेक्शन के द्वारा, देखिए यहाँ पर इस कनेक्शन के द्वारा यहाँ पर ये क्या किसको भेज देता है? एम्पलीफायर को भेज देता है, एम्पलीफायर को। और एम्पलीफायर क्या करता है, यहाँ पर एक टीवी लगी हुई है, इस टीवी को भेज देता है। तो हमने कहा ना कि जो डिश प्रकाश दूरबीन के समान डिश होती हैं, वे रेडियो तरंगे क्या करती है? परावर्तित करती हैं। और क्या करती है? उस डिश के नाभि केंद्र के पास जो होती है यहाँ पर अपसरित होती है, यहाँ पर। और इसके बाद क्या करती है, वहां उन तरंगों को ग्रहण करने वाला एक यंत्र, ये जो एम्पलीफायर होता है, वो उसको रिसीवर बोलते हैं बच्चों। रिसीवर लगा होता है और ये रिसीवर जो होती जानकारी ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है? कंप्यूटर को दे देता है। कंप्यूटर क्या करता है? जानकारी का विश्लेषण करता है और रेडियो तरंगे के स्रोत का कैसा स्वरूप है उसका चित्र निर्मित करता है। और उसके बाद वो टीवी पर हमको क्या करता है? स्क्रीन पर क्या होता है? दिखाई देता है। तो इस प्रकार से रेडियो दूरबीन जो होती है वो काम करती है। रेडियो टेलीस्कोप,
रेडियो टेलीस्कोप इस प्रकार से कार्य करता है। अंतरिक्ष की दूरबीन, जिसको हम टेलीस्कोप इन स्पेस बोलते हैं बच्चों, टेलीस्कोप इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष की दूरबीनें। अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड हैं। अंतरिक्ष के विविध पिंडों से आने वाली दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल से भूपृष्ठ तक पहुंच सकती हैं। इस कारण दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीनों को भूपृष्ठ पर स्थापित किया जाता है, परंतु ऐसी भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि के प्रेक्षण करने में बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं। अंतरिक्ष से दृश्य प्रकाश वायुमंडल से होकर के पृथ्वी पर पहुंचता है। अब बच्चों, वहां पर प्रकाश का वायुमंडल में भी अवशोषण होता है और हमारे तक पहुंचने में जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी कम हो जाती है। और कठिनाई क्या है? दूसरी कठिनाई कि वायुमंडल के तापमान व दाब में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में भी उथल पुथल हो रही है। इससे आने वाली जो दृश्य प्रकाश की किरणें हैं वो भी स्थिर नहीं है। केवल इतना ही परेशानी नहीं है, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो उनका अवलोकन हम कर नहीं सकते हैं। बादल युक्त वायुमंडल हो, रात की समय शहरों के बल्बों का प्रकाश हो, तो ऐसी समय में, ऐसी घटनाओं में हमें आकाश अवलोकन करने में कठिनाई होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश की दूरबीनों को कहाँ स्थापित किया गया है? या तो पहाड़ों पर स्थापित किया गया है या ऐसी जगह स्थापित किया गया है जहां पर कोई न हो। तो ये सब कठिनाई कैसे दूर होगी? वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि जहां पर कोई नहीं है, निर्जन स्थान है, तो इनको क्यों न हम अंतरिक्ष में ही स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष में ये सब परेशानियां नहीं। तो ऐसी जगह जब अंतरिक्ष में स्थापित की गई तो उनका जो प्रकाश किरणों के स्रोत का प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट रूप से बनेगा, स्थिर भी रहेगा। ऐसी कल्पना वैज्ञानिकों के मन में आई और उसको उन लोगों ने साकार भी किया। इसको उन लोगों ने साकार भी किया। तो बच्चों, जब तक कल्पना नहीं आएगी, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि हम क्या बनेंगे, बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे, बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देश सेवा करेंगे, वकील बनेंगे, जब तक कल्पना ही नहीं आएगी मन में, तब तक उसकी पूर्ति कैसे हो? तो ये सारी बातें वैज्ञानिकों के मन में आई थी और जो आज उन्होंने सफलतापूर्वक उस पर सफलता भी पा ली है। तो बहुत सारे संस्थान है बच्चों। आप लोगों ने नासा का नाम सुना होगा। ये नासा अमेरिका में है। तो 1990 के दशक में अमेरिका के नासा संस्थान ने दृश्य प्रकाश दूरबीन हबल का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। देखो, ये लोग सोच रहे थे कि जहां पर कोई न हो, जहां पर वायुमंडल का भी कुछ असर न हो, क्योंकि वायुमंडल में उथल पुथल होती है तो दृश्य प्रकाश की किरणें जो स्थिर नहीं रहती हैं। तो इन लोगों ने कहा कि निर्जन कहाँ है। पहले पहाड़ों पर इन लोगों ने सोचा, विचार बनाया, लेकिन इसके बाद इनके मन में कल्पना आई कि हम इसको अंतरिक्ष में स्थापित क्यों न कर दें। तो सबसे पहले 1990 में अमेरिका के नासा संस्थान ने दृश्य प्रकाश दूरबीन, हबल नाम उसका दिया गया,
हबल नाम का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। इस दूरबीन का व्यास 94 इंच है तथा वह भूपृष्ठ से 569 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रही है। यह दूरबीन अभी भी कार्यक्षम है। इस दूरबीन की सहायता से किए गए अवलोकनों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण खोजें की गई है। तो सबसे पहले 1990 में अमेरिका की नासा संस्थान ने दृश्य प्रकाश दूरबीन, जिसको हबल का नाम दिया गया, वो अंतरिक्ष में स्थापित हो गई। छह किरण ग्रहण करके उनके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1999 में अमेरिका के नासा संस्थान ने 6 किरण दूरबीन चंद्रा अंतरिक्ष में छोड़ी। 6 किरण परावर्तित कर सकने वाले विशेष दर्पणों का इस दूरबीन में उपयोग किया गया। इस चंद्रा दूरबीन ने तारों और आकाशगंगा के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी दी। चंद्रा यह नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में दिया गया है। तो सबसे पहले हबल का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण नासा ने किया था बच्चों 1990 में। 6 किरण के बारे में जब भी जानकारी अमेरिका ने ही 1999 में किया था, और उसका नाम चंद्रा जो होता है, चंद्रा क्या है, जो भारतीय इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में उनका नाम चंद्रा का रखा गया है। आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको हम इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये बंगलुरु में है बच्चों। ये जो संस्थान है इसरो, ये देखिए जो इसरो है बच्चों, इसकी स्थापना 1969 माने 1969 में की गई। यहाँ पर मुख्य रूप से कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने और उनके प्रक्षेपण करने के लिए आवश्यक तंत्र ज्ञान विकसित किया जाता है। आज तक बच्चों इसरो संस्थान ने अनेकों उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यक्रमों में इसरो के कार्य अग्रगण्य है, बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान है। इसका योगदान किन किन संस्थानों में है बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का योगदान, जो हम एक दूसरे से बातचीत आप मोबाइल पर करते हो, जिसको हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार में। ये देखिए इसरो ने बनाया है सब। तो इसरो संस्था जो होती है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं और उनका प्रक्षेपण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। इसरो का योगदान किस किस क्षेत्र में है?
ये देखिए, ये जो है इसरो का योगदान दूर संचार, जिसको हम टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूर संचार में जब मोबाइल से बात करते हैं। इसके बाद इसका दूरदर्शन प्रसारण में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये देखिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी इसी इसरो ने की सहायता से किया गया है। और मौसम विज्ञान सेवा, मौसम विज्ञान सेवा, इसका उपयोग इसरो वालों ने मौसम विज्ञान सेवा, मौसम की जानकारी के लिए, जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान सेवा, जिसको इनसेट और जीएसएटी, INSAT और GSAT उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। ये उपग्रह श्रृंखला क्या है? कार्यरत है। इस कारण अपने देश में चारों तरफ दूरदर्शन, दूरध्वनि और इंटरनेट जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकी। जैसे जरा सा भी ये काम करना बंद कर देते हैं, इंटरनेट सेवा प्रभावित हो जाती है। इसी श्रृंखला के EDUSAT, EDUSAT उपग्रह का तो केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए ही उपयोग किया जाता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन, आपदा प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। आप इसको www.isro.government.in पर जा करके इसके बारे में आप विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आगे बच्चों, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट का क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा अभी लेटेस्ट 2015 में, कभी 2015 में 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और इस उपग्रह पर अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, एक्स रे, जिसको क्षय किरणें कहते हैं, ग्रहण करने वाली दूरबीनें और उपकरण लगाए गए हैं। इसके अधिकांश भाग भारत में ही तैयार किए गए हैं। जो एस्ट्रोसैट है, इसके बहुत सारे पार्ट अपने भारत में ही तैयार है। यह विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है। विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है। इसके द्वारा मिलने वाली जानकारी का उपयोग कर भारतीय खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के जो विभिन्न घटक हैं उस पर खोज करने वाले हैं। ये सबसे लेटेस्ट है, भारत ने बनाया है 2015 में। इसके बहुत सारे पार्ट भी अपने इंडियन हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या आज सीखा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने रेडियो दूरबीन के बारे में सीखा,
रेडियो टेलीस्कोप के बारे में, आपके घर में जो डिश है कैसे वो चित्र टीवी पर आता है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। अंतरिक्ष की जो दूरबीनें हैं, टेलीस्कोप इन स्पेस, उसके बारे में सबसे पहले दृश्य प्रकाश दूरबीन का जो हबल नाम का जो प्रोजेक्ट जो छोड़ा गया 1990 में अमेरिका के नासा से संस्थान ने, 6 किरण की जानकारी 1999 में किया गया। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या क्या काम करता है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। इसकी उपयोगिता दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, मौसम विज्ञान सेवा में, इनसैट और जीएसएटी उपग्रह श्रृंखला में उपयोग की आती है। ईडूसैट एक बच्चों श्रृंखला, उसमें केवल शिक्षा के क्षेत्र के में ही उपयोग में लाया जाता है। आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए IRS उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। माने हर की श्रृंखला जो है तो वो सारी अलग अलग है। और स्ट्रोसेट के बारे में हम लोगों ने देखा। जो बच्चों जो दृश्य प्रकाश की तरंगें होती हैं, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, उसकी वेवलेंथ आप लोग बता सकते हैं कितने से कितने तक होती है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। उसकी वेवलेंथ 400 nm से, nm माने नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 10⁻9 मीटर। और PM जिसको पिकोमीटर बोलते हैं, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 nm से 800 nm के बीच होती है, उसी को हमारी आंखें बच्चों देख सकती है। उससे ज़्यादा या कम वेवलेंथ रहेगा तो उसको हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और हमने बहुत सारा वीडियो पहले पार्ट से लेकर 18 पार्ट तक आपके विज्ञान में है, उसकी सारी वीडियो हम लोगों ने MCGM पोर्टल पर डाला हुआ है। आप उसको किसी भी समय आसानी से देख सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखिए और जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसको हल करिए और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं आप। लेकिन वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट में, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मुलाकात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।